ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो क्यों ना हमें भी अपनी रफ्तार तेज़ करनी चाहिए। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ी थी। डॉक्टर से बैंडेज वगैरह करवा के वापस घर पहुंचकर अभी मैं अनार का जूस पीकर फारिग ही हुआ था कि अचानक डोरबेल बजी, जिसकी वजह से तमाम घर वालों की नज़र दरवाजे पे चली गई और फिर अगले ही लम्हे मेरे छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरे वालिद साहब मेरी फिक्र लिए अंदर दाखिल हुए। सलाम लेने के बाद मेरी खैरियत पूछी, जिसका जवाब उन्हें 4 टाँके सुनने को मिला। तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि बेटा इंशाल्लाह ये मामूली सा ज़ख्म जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर वो सवाल किया गया जिसकी मुझे उम्मीद थी कि आखिर हुआ क्या था। नौबत सर फोड़ने तक आ गई। तो बस होना क्या था, मेरा जवाब जो मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं बाहर गया कुछ टाइम पास करने की कार से। तो एबीपी वहीं करीब ही था। उसने गंदी सी खाली बोतल अपने पास रखी हुई थी जो हवा की वजह से नीचे गिर गई। उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसकी बोतल गिराई। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ। गुस्से में उठा और थोड़ा सा दूर जाकर ईंट का एक टुकड़ा उठाया और सीधा मेरे सर में दे मारा। और फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की तो वाले साहब को गुस्सा भी आया और मुझे फौरन उठने को बोला। मैं हैरान होकर उठा और पूछा कि अबू जी खैरियत, क्या हम कहीं जा रहे हैं? मेरे दिमाग में चल रहा था कि अबू जान चल के उसके घर वालों को मेरी ये हालत दिखा गरीबी को लगाम देने के बारे में बात करेंगे कि उसे घर में ही क्वारंटीन कर बाहर ये दंगा फसाद करने से रोके। लेकिन उसके बरक्स अबूजान का जवाब सुनकर मुझे अचानक झटका लगा कि हम उनके घर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये जानने के बाद मुझे अपनी फिक्र लगी कि तफ्तीश के दौरान ये जो मैंने सब झूठ मूठ की कहानी सुनाई है कि उल्टी मेरे ऊपर ही ना मुकदमा दर्ज हो जाए। अगले आधे घंटे में हम रवाना हो चुके थे। रास्ते में मैंने कोई बात बनाकर कोशिश की थी कि घर वापस चलें, लेकिन वो मेरी कोशिश बेसूद गई। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हम करीबी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। जैसे ही हम दाखिल हुए तो मेरी नज़र उन कैदियों पे पड़ी जो पहले से वहाँ कैद थे। उनकी हालत देखने के बाद मेरी हालत का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल की धड़कन और खून की गर्दिश तेज़ होती चली गई। खैर, जब हम उस वक्त के एसएचओ साहब के कमरे में पहुंचे तो हैरान होकर उन्होंने मेरे अब्बूजान से पूछा कि भाईजान क्या बात है, क्या हुआ मेरे भतीजे को? ये अल्फाज सुनते साथ ही मेरी जान में जान आई कि ये तो अंकल मुनीर थे, जिनके बारे में मैंने सुन रखा था कि वो पुलिस वाले हैं और एक दो बार पहले मुलाकात का शर्फ भी हासिल कर चुका था। अब मैं पुरस्कून हो चुका था कि काया पलट भी गई तो अंकल संभाल लेंगे। अभी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद आने की वजह बताई ही थी कि शॉकिंग न्यूज़ लेकर सिपाही अंकल की इजाज़त से अंदर कमरे में दाखिल हुआ। छपक करके उसने अंकल को सलाम करते हुए सलूट किया, अस्सलाम वालेकुम सर। और साथ ही उसने मेरे अब्बू जान की तरफ इशारा करते हुए अपनी पूरी बात कह दी कि सर, ये जनाब जिनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने आए हैं वो बाहर आए हुए हैं और अंदर आने की जिद कर रहे हैं। तो अंकल मुनीर ने अब्बू जान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जिसके जवाब में अब्बू जान बोले कि बुला लें। तो अंकल मुनीर ने सिपाही को हुक्म इरशाद करते हुए जवाब दिया कि आने दो। उस वक्त मेरी हालत एक बार फिर बिला इख्तियार टेंशन में बदल चुकी थी। उस वक्त मेरे अकल की ठनकी कि क्यों न गर्म लोहे पे एक बार फिर ठोकर लगाई जाए। मैं अबू जान को मुखातिब करते हुए बोला, अब इन लोगों का क्या काम? इधर एक बार सर फोड़ने से इनको सुकून नहीं मिला जो दोबारा पीछा करते हुए पहुंच गए हैं। अंकल मुनीर ने फौरन जवाब दिया कि बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा अंकल यहाँ मौजूद है। यकीन जाने ये फिक्र उस वक्त मेरे लिए इतना कारगर साबित हुआ जैसे इंडियन फिल्म के आखिर में हीरो अपने हीरोइन को तसल्ली दे रहा होता है। लेकिन यहाँ कहानी किसी और मोड़ की गिरती चक्कर लगा रही थी। वो अंदर दाखिल हुए और बड़े अदब से सलाम किया और नजरों के सामने आया तो मालूम हुआ कि बी का बड़ा भाई अपने किसी हमदर्द को साथ लेकर आया है। उनके आने के बाद वैसी तकरार हुई और अंजाम वही हुआ जो मैं चाहता था। शायद अंकल मुनीर ने मेरी दिली कैफियत भांप ली थी। उन्होंने अबू जान से इजाज़त लेकर सुलह करवा दी, जो कि बाद में पता चला था कि अबू जान भी यही चाहते हैं कि एक बार इनको मौका फराहम कर दिया जाए, अगली बार ये एहतियात करेंगे। घर पहुंचने के तकरीबन आधे घंटे बाद एक बार फिर डोरबेल बजी। इस बार आने वाली शख्सियत इब्बी की वालदा थी, जो एक अदद मिठाई का डब्बा अपने साथ लेकर आई हुई थी। ये देखने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि रोज़ाना अपना सर फड़वाऊँ और रोज़ाना मिठाई का डब्बा खाऊँ। जाते जाते वो आंटी मुझे प्यार देते कि बेटा वो तो ना समझ है, उसे माफ़ कर देना, तुम भी मेरे बेटों की तरह हो। इसी दौरान मैं सर तो हाँ हाँ मैं हिलाई जा रहा था, लेकिन अंदर अंदर ही मन में ये मैं सोच रहा था कि हाँ ना वो ना समझ है जिसने मेरे सर इतना इतना बड़ा सुराख कर दिया कि 4 टांके लगाने की नौबत पेश आई। खैर, अगले 2 हफ्ते सुकून से गुजरे। ना स्कूल जाना पड़ा, ना ही मदरसे जाना पड़ा। स्टूडेंट्स में खासतौर पर बच्चे इन दिनों की तमन्ना करते हैं कि उन्हें स्कूल ना जाना पड़े, उनका बस चले तो वो हर दिन को इतवार बना लें। स्कूल और मदरसे का जिक्र हुआ है तो क्यों ना कुछ वाक़यात का तज़किरा करता चलूँ। तफसीली मुतालिया अगली किसी वीडियो में ज़रूर करेंगे। मेरी नानों के घर के बाहर रोड के बिल्कुल सामने खेत हुआ करते थे, जिनमें से गुजर कर हमें मदरसे तक का शॉर्टकट सफ़र तय करना पड़ता था।
मैं, मेरे भाई और मामूजाद कज़न एक साथ जाया करते थे। एक बार हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे के मुसाफिर पे एक मेला 3 दिन के लिए लगा हुआ था। उस दिन इतवार और मेले का आखिरी दिन था। बड़े भाई के साथ प्रोग्राम बना और कज़न समेत हम सब रवाना हो गए। शुरू से ही मुझे गाड़ियों का शौक है। इस दिन भी मेले में भाई ने मेरी जिद पर एक अदद गाड़ी खरीद कर दी थी जिसकी मालियत तकरीबन 70 रुपये थी। उस गाड़ी से मुझे बड़ा लगाव सा हो गया था और उसी दोपहर को कज़न समेत हम सब उधर से रवाना हो गए और वो गाड़ी उस वक्त भी मेरी जेब में जो गलती से मैं घर रखना भूल गया था। खेल कूद के दौरान जो मैंने जेब में डाली थी वही जेब में ही रह गई थी और उन दिनों उन खेतों में गोभी की सब्जी उगी हुई थी। तकरीबन आजकल के ही दिन थे। सारे अपने अपने रास्ते खेतों में सफ़ेद गोभी का फूल ढूंढ रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि रोज़ाना की तरह सफ़ेद फूल मुझे नहीं मिलने वाले, लेकिन मेरी उम्मीद को बरक्स हुआ और मैंने सबसे पहले सफ़ेद फूल ढूंढ लिया और खुशी खुशी हम सब ने मिलकर खाया और अपना बाकी का सफ़र तय किया। मुझे क्या पता था ये खुशी कुछ पल के लिए थी। जो खिलौना गलती से मैं अपने साथ लेकर आया हुआ था, उधर से मैं पढ़ाई के दौरान पता नहीं मुझे क्या सोची थी कि खिलौना निकाला और खेलना शुरू कर दिया। कारी साहब की नज़र पड़ी तो उन्होंने खेलने से मना किया। तो कुछ देर के लिए तो मैं बाज आ गया था, लेकिन बिलाशौरी तौर पे ये एक बार फिर मैं उसी खिलौने के साथ खेलना शुरू हो गया। अब की बार कारी साहब ने मना करने के बजाय अपने पास बुला लिया। मैं डर के मारे उठा और उनकी तरफ रवाना हुआ, लेकिन साथ ही उनकी गरजदार आवाज़ सुनाई दी कि वो खिलौना भी अपने साथ लेकर आओ। मैं लेकर जब पहुंचा तो मुझे उम्मीद थी कि वो खिलौना ले लेंगे और छुट्टी के वक्त वापस कर देंगे, लेकिन खिलौना तो ले लिया उन्होंने और साथ ही मेरी ऐसी कुट लगाई जो मुझे आज तक नहीं भूलती। मेरा सर पकड़कर बाजू में दिया और पानी वाले पाइप से मेरी कमर पे ऐसी चित्रोल की कि मुझे आज भी याद है। लेकिन उन दिनों मुझे अफसोस इस बात का हुआ था कि मुझे मेरी गाड़ी वापस नहीं दी गई थी। लेकिन वो कारी गुलाम हुसैन साहब बहुत कमाल के उस्ताद थे। मैं आज भी उनकी तारीफ करता हूँ। उन्हीं के बदौलत हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा किसी का बचपन नहीं कि 2 एपिसोड। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।